नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपका सिविक्स के इस सेशन में। तो आज हम क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर 2 का पार्ट 2 देखेंगे। तो इसमें क्या क्या, तो पिछले सेक्शन में मतलब पिछला जो पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं वो जाना था, और उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि क्या जो इंडिया है वो फेडरल गवर्नमेंट है या नहीं, या फिर यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से फेडरलिज्म को फॉलो करता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके हमें लगता है कि हमारा जो कंट्री है वो फेडरल कंट्री है। अब आज हम देखेंगे कि किस तरीके से फेडरलिज्म जो है उसका प्रैक्टिस किया जाता है, किस तरीके से फेडरलिज्म पर कार्य किया जाता है। तो किसी भी कंट्री में अगर फेडरलिज्म तभी सक्सेस हो सकता है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है, मतलब जो संवैधानिक शर्त है वही पर्याप्त है उसके सक्सेस के लिए, ये ज़रूरी है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो अगर फेडरल एक्सपेरिमेंट इंडिया में सक्सीड हुआ है यानी सही हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं है, इसका ये कारण नहीं है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसी के कारण। तो रियल सक्सेस जो हुआ इंडिया में फेडरलिज्म का यानी संघवाद का, वो किसके कारण हुआ, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि कंट्री का जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसके कारण ये हमारे कंट्री में फेडरलिज्म सक्सेस हुआ है। और ये क्या इंश्योर करता है, मतलब किन किन बातों पे ये डिपेंड करता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, कि हम लोग के अंदर फेडरलिज्म का भावना होना चाहिए, स्पिरिट होना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ के जो इंडिया के जो लोग हैं वो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब जो भी भिन्नता है यहाँ अलग अलग लोगों में जो विभिन्नता है उसको हम लोग आदर करते हैं। हम लोगों को एक साथ रहने की इच्छा है, डिजायर है, और यही हमारे लिए आइडियल बनता है, हमारे कंट्री के लिए एक आदर्श बनता है। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या मेजर वेज हैं जो कैसे कैसे हुए हैं इंडिया में, कि इंडिया को ये जो तरीके हैं वो फेडरल कंट्री बनाया है, फेडरलिज्म बनाया है। तो सबसे पहला जो आधार है वो लिंग्विस्टिक स्टेट है, यानी भाषा आधारित राज्य। तो इसका क्रिएशन यानी कि लिंग्विस्टिक स्टेट जो बना वो पहली बार जो था वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक मेजर टेस्ट था, सबसे बड़ा टेस्ट किया गया। तो यदि आप देखोगे तो क्या पाओगे कि पॉलिटिकल मैप जो है इंडिया का, जब ये जर्नी शुरुआत हुआ था यानी लिंग्विस्टिक स्टेट बनने का, भाषा आधारित जो राज्य बनने का, तो उस समय एज ए डेमोक्रेसी मतलब 1947 में ही हो गया था। और जब हम 2006 में देखते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे इतना चेंजेस जो हुआ उसको देख करके, क्योंकि 1947 में ये अलग था और अभी बहुत सारा इसमें बदलाव आ गया है। बहुत सारे जो ओल्ड स्टेट्स थे, पुराने जो राज्य थे वो अब गायब हो गए हैं और बहुत सारे नए राज्य बन चुके हैं। उनका एरिया, उनका जो बाउंड्री था, उनका नाम भी बदल चुका है। 1947 में बहुत सारे जो पुराने स्टेट्स थे इंडिया के वो बदल गए और नए स्टेट्स बने। तो ये जो हुआ किस कारण से, तो ये हुआ कि वहाँ के जो लोग हैं वो सेम, मतलब जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं, किसी एक स्टेट में रहते हैं तो उनको एक स्टेट बना दिया। अगर एक एरिया में रहने वाले लोग जो सेम भाषा को बोलते हैं, एक ही लैंग्वेज को बोलते हैं, तो उनको उस तरीके से चेंज करके स्टेट को और उसको एक स्टेट बना के दिया गया। कुछ जो स्टेट है वो भाषा के आधार पे नहीं बदला गया है, बनाया गया है। उनका जो बनावट है, मतलब किस तरीके से वो बने हैं, तो डिफरेंसेज मतलब क्या क्या अंतर थे, तो कल्चर के हिसाब से, या फिर वहाँ के ज्योग्राफी किस तरीके से था, मतलब वहाँ की भूमि पृष्ठभूमि किस तरीके की थी, उसके आधार पर कुछ स्टेट्स बनाए गए हैं। और इनमें से कौन कौन से स्टेट आते हैं जो कि कल्चरल या फिर इथनिसिटी या ज्योग्राफी के आधार पे बनाए गए हैं, तो नागालैंड हो गए, मतलब वहाँ के जाति के आधार पे भी किस जाति के लोग रहते हैं उस पर, भाषा भले ही अलग अलग बोलें लेकिन जाति अगर सेम है, एक तरीके के लोग रहते हैं एक तरीके के समुदाय के, तो उसको भी स्टेट बनाया गया है। तो नागालैंड हो गए, उत्तराखंड हो गए और झारखंड, ये सब ऐसे स्टेट थे। तो अभी का जो कंडीशन है तो इतने सारे स्टेट्स बन चुके हैं। अब जब क्या होता है कि जब भी डिमांड होता है किसी नए स्टेट के फॉर्मेशन का ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि जब भी मांग किया जाता है कि भाषा आधारित कोई नया राज्य बनाया जाए, तो कुछ जो नेशनल लीडर हैं, राष्ट्रीय जो नेता हैं, वो डर जाते हैं कि इस कारण कहीं हमारा जो देश है वो बिखर न जाए, डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। तो बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो हैं वो भाषा आधारित स्टेट बनाने पर कुछ दिनों तक, कुछ समय तक
रोक कर रखते हैं, मतलब जितना दिन तक उनसे रुक सके वो रोकते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि अगर भाषा आधारित हम राज्य बना दें तो क्या होगा कि जो हमारा कंट्री है वो और एकत्रित अगर हो जाएगा और यूनाइटेड हो जाएगा और वहाँ जो शासन करना है वो आसान हो जाएगा, तो क्या करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे देते हैं कि हाँ आप लैंग्वेज के आधार पे यानी लिंग्विस्टिक स्टेट बना सकते हैं। अब लैंग्वेज पॉलिसी, तो लैंग्वेज पॉलिसी है क्या? तो सेकंड टेस्ट जो इंडियन फेडरेशन ने किया यानी भारतीय फेडरेशन ने, वो था लैंग्वेज पॉलिसी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया है। हिंदी जो है वो भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज यानी ऑफिस में यूज होने वाले लैंग्वेज के तौर पे उसको पहचान प्राप्त है, लेकिन हिंदी जो है वो केवल भारतीय मतलब 40% जो भारतीय हैं उन्हीं का मदर टंग है, बाकी जो 60% है उनका डिफरेंट है। इसलिए दूसरे लैंग्वेज को भी बचाने के लिए ऐसा नहीं किया गया। तो हिंदी के अलावा और जो 21 रीजनल जो लैंग्वेज हैं उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज में, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्ड लैंग्वेज में रखा गया है, हिंदी के अलावा बाकी 21 भाषाओं को। तो एक कैंडिडेट जो है अगर कोई सेंट्रल लेवल का, सेंट्रल गवर्नमेंट के पोजीशन का अगर कोई एग्ज़ाम देता है तो वो इन 21 भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुन सकता है। और स्टेट का भी अपना एक ऑफिशियल लैंग्वेज होता है जो कि वहाँ के ऑफिसेज में यूज किया जाता है। तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट हैं वो करते क्या है कि ऑफिशियल लैंग्वेज को, मतलब उस स्टेट के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको अपनाते हैं उस स्टेट के अंदर। तो श्रीलंका के जैसे नहीं, श्रीलंका में हुआ क्या था, मतलब जो लीडर्स हैं हमारे कंट्री के, उन्होंने बहुत ही सावधानी पूर्वक एटीट्यूड अपनाया कि किस तरीके से हिंदी का यूज जो है उसको फैलाया जाए। तो हमारे संविधान के अनुसार जो इंग्लिश का यूज है ऑफिशियल पर्पस के लिए उसे रोक दिया गया था। कब? तो 1965 में ही इंग्लिश का जो यूज था ऑफिशियल पर्पस के लिए उसे रोक दिया गया था। फिर भी बहुत सारे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे जहां हिंदी नहीं बोली जाती है उन्होंने डिमांड किया था कि इंग्लिश का जो ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज होता है वो जारी रहे। तो तमिलनाडु में क्या हुआ कि एक आंदोलन हुआ कि इंग्लिश को हटाया नहीं जाए और वो बहुत ही हिंसक रूप ले लिया, मतलब वहाँ हिंसा होने लगा। तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया इसके तरफ और उन्होंने एग्री कर दिया कि आप जो हैं वो हिंदी के साथ इंग्लिश का भी यूज कर सकते हैं अपने यहाँ ऑफिशियल पर्पस के लिए, यानी कि जो भी कार्यालय में काम है उनके लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि इस तरीके से हो क्या रहा है कि जो इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं उनको फेवर किया जा रहा है, उनको समर्थन दिया जा रहा है। अब हिंदी का जो प्रमोशन है वो जारी रहे ऑफिशियल पॉलिसी में, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हिंदी का प्रमोशन जारी रखे हुए है। लेकिन प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हिंदी को किसी भी स्टेट पे इम्पोज कर दे, मतलब थोप दे कि आप वहाँ के लोगों को हिंदी बोलने के लिए कहिए, दूसरे भाषाओं के अलावा हिंदी भी बोलने के लिए कहिए। तो ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे कंट्री में नहीं करती है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखता है, जो लचीलापन दिखता है हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स में, वो हमारे कंट्री की मदद करता है और इस तरीके का सिचुएशन कभी भी नहीं बनने देता है जैसा कि श्रीलंका में हुआ था। अब जो नेक्स्ट है वो सेंटर स्टेट रिलेशन है, यानी कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच में जो कैसा संबंध है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो एक और तरीका है जिससे कि फेडरलिज्म को ताकत प्रदान किया जा सकता है। तो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट किया गया, यानी संवैधानिक किस तरीके से उपाय किए गए कि जो पावर का शेयरिंग है वो सही से हो पाए। और रियलिटी में ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से कौन कौन से रूलिंग पार्टीज हैं, कौन कौन से लीडर्स हैं, इन अरेंजमेंट को वो किस तरीके से फॉलो करते हैं, उन पर ये सेंटर स्टेट रिलेशन डिपेंड करता है। तो लंबे समय से अगर एक ही पार्टी दोनों जगह अगर रूल कर रही है, यानी सेंटर में भी, केंद्र में भी और राज्य बहुत सारे राज्यों में भी, तो इस में होता क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती है जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नुकसान हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनके कुछ कार्यों में कोई दखलंदाजी नहीं करता क्योंकि दोनों जगह उन्हीं का पार्टी है। तो ये हो गया। और यदि कोई रूलिंग पार्टी जो है वो स्टेट में वो डिफरेंट है किससे, तो सेंट्रल में जो पार्टी रूल कर रही है उनसे, तो सेंट्रल पार्टीज करती क्या है, तो वो ऐसा कोशिश करती है कि स्टेट का जो शक्ति है उसको कम किया जाए। तो
उन दिनों होता क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो उनका पावर था उसका मिसयूज करती थी, अच्छा से यूज नहीं करती थी, और वो कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस भी कर देती थी। मतलब जो पार्टीज हैं उनसे रिलेटेड अगर पार्टी नहीं है, उनका कंट्रोल अगर नहीं है स्टेट में, तो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी। और ये जो है वो फेडरलिज्म का जो भावना है उसको अंडरमाइन करता है, मतलब उसको कमज़ोर करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो ये चेंज है वो 1990 के बाद बहुत बड़ा चेंज आया, इसमें बदलाव आया। अब इस पीरियड में हुआ क्या कि ऐसा देखा गया कि बहुत सारे रीजनल पार्टी जो हैं वो बहुत सारे स्टेट में, मतलब कंट्री के जो बहुत सारे स्टेट थे उनमें क्षेत्रीय पार्टी जीती, वो सत्ता में आई, और इसके कारण एक इरा का शुरुआत हुआ जिसको कि कहा जाता है कोएलिशन गवर्नमेंट, और सेंटर में भी कोएलिशन गवर्नमेंट बनी, क्योंकि स्टेट में किसका पावर था, तो रीजनल का, और वो रीजनल जो पार्टीज हैं वो तो सेंट्रल लेवल तक नहीं जा सकती हैं, तो इस कारण से कोएलिशन गवर्नमेंट यानी वैसा गवर्नमेंट बना जिसमें कि बहुत सारे मतलब कम से कम 2 पार्टीज मिलकर के सेंटर में अपना मतलब क्या बनाए, तो अपना सत्ता में आई। और क्या हुआ कि कोई भी सिंगल पार्टी अब उनको क्लियर मेजोरिटी लोकसभा में नहीं प्राप्त था 1990 के बाद, तो बहुत सारे नेशनल पार्टी जो हैं उन्हें संगठन बनाना पड़ा बहुत सारे दूसरे पार्टी से मिलकर के, जिसमें कि बहुत सारे जो रीजनल प्रादेशिक पार्टियां थी, जो क्षेत्रीय पार्टीज थी, उनसे मिल करके उन्होंने सेंटर में मतलब केंद्र में अपना सरकार बनाया, जिसके कारण एक नया कल्चर बना पावर शेयरिंग का, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी सम्मान मिलने लगा, यानी उनके पावर का जो हनन होता था वो अब नहीं होता था। और ये जो ट्रेंड था वो सपोर्ट किया गया बहुत सारे जजमेंट के द्वारा भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इसके लिए इसके समर्थन में फैसला सुनाई, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अब मुश्किल होने लगा कि वो स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर सकती है कि किसी तरीके से डिसमिस नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पार्टी मिल करके और सरकार बनाए हैं। तो इस तरीके से फेडरल पावर शेयरिंग जो है वो आज के दिनों में ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है पुराने दिनों के कंपैरिजन में। तो यहाँ देख सकते हैं इस कार्टून से कि पहले जैसे यहाँ इंदिरा गांधी है वो क्या कर रही है कि हर एक स्टेट को पावर बांट रही है, तो जिसको जिस तरीके से देना है वो पावर बांट रही है, और हर एक स्टेट जो है वो लाइन में खड़ा है कटोरा लेकर के। और अब जो कोएलिशन गवर्नमेंट बना तो इसमें जैसे कि बीजेपी, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो कमल का फूल लिए हुए हैं, और इनका सपोर्ट बहुत सारे जो नीचे जो पार्टीज का सिंबल दिख रहा है ये सारे पार्टीज उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बम जैसा दिख रहा है, मतलब अगर कोई भी पार्टी अगर वहाँ से फट गया तो इनका जो सरकार है वो डूब जाएगा, गिर जाएगा। तो इसी कारण से ये पसीने से लथपथ हैं। तो ये कोएलिशन गवर्नमेंट है, यानी कि ये अपने मन का अकेले खुद कुछ नहीं कर सकती है, सबका समर्थन जरूरी है। अब भारत में भाषा आधारित बहुत ही विभिन्नता है, बहुत सारे जगहों में अलग अलग जो भाषा है वो बोली जाती है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ जो इंडिया का जो लैंग्वेज है वो शेड्यूल किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो लैंग्वेज क्या है, तो असामीज हो गए, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये सारी भाषाएँ हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब उनके पास जो पावर था उनको फिर से वो बांटा गया। तो किस आधार पे बांटा गया, तो लोकल लेवल ऑफ जो गवर्नमेंट थे उनको बांटा गया। तो क्यों बांटा गया वो सारा चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो हम लोगों ने नोट किया कि कोई भी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो या तो 2 या 2 से अधिक टायर ऑफ गवर्नमेंट से, मतलब जो अलग अलग लेवल हैं सरकार के उसमें होता है फेडरल गवर्नमेंट में, मतलब कोई यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं होती है। और अगर डिस्कस किए तो 2 टायर वाला जो गवर्नमेंट है वो हमारे कंट्री में था, लेकिन बहुत बड़े कंट्री जैसे कि इंडिया जो है वो इस तरीके से नहीं चल सकता है 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट से। तो भारत के बहुत सारे जो ऐसे स्टेट हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंट्री जो हैं, स्वतंत्र कंट्रीज यूरोप के उससे भी बड़े हैं। जैसे अगर पॉपुलेशन के टर्म में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है वो रसिया से बड़ा है, और महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी से बड़ा है। किसके टर्म में, तो पॉपुलेशन के टर्म में। बहुत सारे स्टेट जो हैं वो वहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, बहुत डाइवर्स कल्चर है उनका। तो इस कारण से जो पावर शेयरिंग है वो स्टेट के अंदर भी अब करने की ज़रूरत पड़ गई। तो अब फेडरल पावर शेयरिंग जो इंडिया में हो रहा था वो अब दूसरे टायर में भी होगा, यानी कि जो सेकेंड टायर था स्टेट गवर्नमेंट उसमें भी
और स्टेट, ये जो पावर शेयरिंग था किन के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट के बिलो का जो पावर मतलब कि जो टायर थी उनके लिए। और इसमें हुआ क्या कि इसी को हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी पावर का फिर से शेयरिंग करना, फिर से बांटना वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट है उनको। तो इस कारण से थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट यानी कि लोकल गवर्नमेंट का निर्माण हुआ। और जब उनको दिया गया किनके द्वारा, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, किनको दिया गया, तो लोकल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसी को कहा गया डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि फिर से उनको मतलब पावर बांट दिया गया। और ये जो था बेसिक आइडिया था डिसेंट्रलाइजेशन का, क्या कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे जो मुद्दे हैं उनको स्थानीय स्तर पर ही अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है, उनका हल निकाला जा सकता है। और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको उन समस्याओं के बारे में अच्छा नॉलेज है, अपने लोकेलिटीज के बारे में अच्छा नॉलेज है, इसलिए लोकल गवर्नमेंट बनाया गया। और बेटर आइडिया था कि इसमें जो मनी स्पेंड करना है, खर्च करना है, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, वो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आसानी से कर पाएंगे। और लोकल लेवल में क्या हुआ कि वहाँ जो डिसीजन मेकिंग होता है उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं, जितने भी लोग हैं। और इसके कारण उनके अंदर ये हैबिट आया, एक आदत आया कि वो क्या कर रहे हैं कि अपने कंट्री के डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी उनका डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हो रहा है। लोकल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को रियलाइज कर सकती है, समझ सकती है कि किस तरीके से वो इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए इसका नाम रखा गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि वैसा सरकार जिसमें कि हम लोग खुद पे शासन कर रहे हैं, अपने खुद पे। और डिसेंट्रलाइजेशन का जरूरत इसलिए पड़ा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही रिकॉग्नाइज किया गया था, पहचाना गया था। तो उस समय था क्या कि बहुत सारे प्रयास किए गए डिसेंट्रलाइज करने के लिए, पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए। किस लेवल पे, तो विलेज और टाउन्स के लेवल पे। पंचायत कहाँ थी, तो पंचायत थी गांव में, म्यूनसिपैलिटीज़ थी अर्बन एरियाज में। हर एक स्टेट में ये म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत और ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाया गया था। इलेक्शन जो था वो लोकल गवर्नमेंट में उन समय रेगुलरली नहीं होता था। लोकल गवर्नमेंट के पास कुछ भी पावर नहीं था अपना, और कोई रिसोर्स नहीं था उनके पास, कोई भी रिसोर्स नहीं था अपना, कोई स्रोत नहीं था। इस कारण से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था वो बहुत ही कम इफेक्टिव था, प्रभावशाली नहीं था। तो इस कारण हुआ क्या कि डिसेंट्रलाइजेशन तो हो गया लेकिन अच्छे से नहीं हुआ। तो एक बहुत बड़ा कदम लिया गया डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, जो कि कब लिया गया था, तो 1992 में, 1992 में। और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे सुधार किए गए कि किस तरीके से जो थर्ड टायर है डेमोक्रेसी का उसको अधिक से अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया जाए। तो अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी था, मतलब वो क्या करने लगा कि रेगुलर इलेक्शन होने लगा। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो थी उनका भी रेगुलर इलेक्शन होने लगा। सीट जो थी वो रिजर्व कर दी गई, किनके लिए, तो बहुत सारे वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव हेड्स थे वो कौन बन सकते थे, तो शेड्यूल कास्ट के लोग ही, शेड्यूल ट्राइब्स के या फिर दूसरे बैकवर्ड्स क्लासेज के लोग के लिए सीट जो थी वो रिजर्व कर दी गई। और लगभग 1/3 जो सीट था वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया हर एक पोजीशन में। अब जो स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन था जिसको कि कहा जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो हर एक स्टेट में पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन को करवाना शुरू कर दी, मतलब उसको कंडक्ट कराना शुरू कर दी। स्टेट गवर्नमेंट को अब जरूरत होता था कि जो कुछ पावर्स जो हैं, कुछ रेवेन्यू जो है, कुछ टैक्सेस से होने वाले जो इनकम है उनको लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को भी दिया जाए, उनके हिस्से में भी दिया जाए। और इसके कारण हुआ क्या, ये जो चीज़ें हैं वो हर एक स्टेट से स्टेट वेरीज करती है, यानी थोड़ा अंतर होता है। अब रूरल लोकल गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलरली जाना जाता है किस नाम से, तो पंचायती राज से। और हर एक गाँव में कुछ या फिर कुछ गांव के जो ग्रुप हैं वो मिलकर के ग्राम पंचायत बनाते हैं। और ये जो काउंसिल है इसमें बहुत सारे वार्ड मेंबर्स होते हैं और इनको पंच भी कहा जाता है। और जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको सरपंच, और इनको डायरेक्टली चुना जाता है। तो वहाँ के जो भी एडल्ट पॉपुलेशन है, यानी युवा जो जनसंख्या है वार्ड का, वो लोग इनको चुनते हैं, कहीं भी मतलब गांव में है या फिर शहरों में। और डिसीजन मेकिंग बॉडी जो होता है वो पूरा का पूरा गांव मिलकर के ही कोई फैसला लेता है। पंचायत जो है वो अपना कार्य करता है, तो इसमें सुपरविजन यानी देखभाल कौन करता है इन कार्यों का, तो ग्राम सभा। और जितने भी वोटर्स हैं गांव के वो सारे के सारे इसके मेंबर्स होते हैं, सदस्य हैं। और
जो मीटिंग होना है गांव में, वो साल में 2 बार या 3 बार होता है। और इसमें देखा क्या जाता है कि एनुअल बजट, यानी जो उस साल का वार्षिक बजट क्या होगा उस ग्राम पंचायत का, यानी कितना खर्च वो करेगी अपने गांव के विकास के लिए, और ग्राम पंचायत का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा था पिछले साल में, या फिर इन 6 महीनों में, या फिर जब भी 4 महीने में जब भी हो वो मीटिंग, तो उस समय ये देखा जाता है। लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ऊपर में अगर देखा जाए तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाती है। कुछ ग्राम पंचायत जो है वो एक साथ मिल करके और पंचायत समिति बनाते हैं, जिनको कि पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल कहा जाता है। और जो मेंबर्स हैं इस रिप्रेजेंटेटिव के, यानी कि जो ब्लॉक के या फिर मंडल के जो मेंबर्स हैं, उनको कौन चुनते हैं, तो पंचायत मेंबर्स, हर एक एरिया के जो पंचायत मेंबर्स हैं। और जितने भी पंचायत समिति या मंडल हैं वो सब एक साथ आकर के, मतलब डिस्ट्रिक्ट में एक साथ आकर के जिला परिषद को चुनते हैं। और बहुत सारे जो मेंबर्स हैं जिला परिषद के वो इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। और जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं या फिर एमएलए हैं वो डिस्ट्रिक्ट के, और कुछ अदर ऑफिशियल्स जो हैं, कुछ ऑफिसर जो हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज के, वो इसके सदस्य होते हैं। अब जिला परिषद जो है वो इसका चेयरपर्सन होता है, पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का। इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो है वो शहरी क्षेत्रों में भी होता है, यानी अर्बन एरिया में। तो म्यूनसिपैलिटी जो होते हैं वो नगरों में होते हैं, और बड़े बड़े शहरों में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है। तो दोनों म्यूनसिपैलिटीज और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो क्या करती हैं, तो इलेक्टेड बॉडी जो वहाँ के हैं उनको चुनती है। मतलब वहाँ के जो इलेक्टेड बॉडीज हैं उनका कंट्रोल रहता है, वो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनके प्रतिनिधि होते हैं। कौन, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो कंट्रोल करते हैं। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, मतलब म्यूनसिपल कम्युनिटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो पॉलिटिकल हेड होते हैं म्यूनसिपैलिटी के, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो हेड हुए वो हो गए वहाँ के मेयर। तो यहाँ ये जो चैप्टर था फेडरलिज्म, उसमें और देखते हैं हम लोग। तो ये जो नया सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं डेमोक्रेसी में, और इसको संसार में कहीं भी पालन कराया जा सकता है। तो अभी लगभग 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं हर एक पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज में हमारे कंट्री में, और इनका जो नंबर है वो और ज़्यादा हो सकता है देन, मतलब कि पॉपुलेशन जो है बहुत सारे कंट्रीज में उनके आधार पे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है लोकल गवर्नमेंट का वो हेल्प करता है डेमोक्रेसी को और गहरा बनाने, मतलब हमारे कंट्री का जो डेमोक्रेसी है उसको गहरा बनाने में ये जो लोकल गवर्नमेंट हैं वो मदद करती हैं। और इसके कारण क्या होता है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन, यानी महिलाएं आगे आकर के अपने एरिया को रिप्रेजेंट करती है या फिर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, और वो क्या करती है कि हमारे डेमोक्रेसी का आवाज़ बनती है। और उसी समय बहुत सारी डिफ़िकल्टीज भी आती हैं। तो जबकि इलेक्शन अगर रेगुलरली होते रहें, ग्राम सभा जो हैं वो अगर रेगुलरली ना हो, तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो ट्रांसफर्ड हो जाएंगे, मतलब उनके पास सिग्निफिकेंट पावर होगा लोकल गवर्नमेंट को देने के लिए, और ना ही ये एडुकेट रिसोर्स है, मतलब पर्याप्त उनके पास स्रोत है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि स्टिल लॉन्ग वे, हमारे पास लंबा तरीका है कि किस तरीके से हम लोग रियलाइज करें सेल्फ गवर्नमेंट के भावना को, उसको हम लोग समझें। तो यहाँ ये जो चैप्टर था फेडरलिज्म वो समाप्त होता है। धन्यवाद।